हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद पूजा पहरी। आज हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई बार एसएससी एमपीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अब ये अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसका उपयोग अभी तक हमारे भारतीय संविधान में इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब हमारी देश की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे देश में वित्तीय मतलब पैसों की तंगी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या करा जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अब ये वित्तीय आपात की शुरुआत कब की गई थी? आपातकाल की 1949 में। ठीक है, इस टाइम पे ये वित्तीय आपातकाल की शुरुआत की गई थी। अब ये वित्तीय आपातकाल क्या है? इस वित्तीय आपातकाल में क्या है कि जब भी वित्तीय आपातकाल होता है, मतलब कि जब भी हमारे देश में ऐसी स्थिति आती है कि हमारे देश में पैसों से कोई तंगी चल रही हो, तो उस टाइम पे जो सरकारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, उनकी वेतनों पे कटौती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और हमारे देश में एक सेकेंड और हमारे देश में कितने तरह के आपातकाल है? 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है ये। अब कौन कौन सा है? एक तो है नेशनल, ठीक है, और एक स्टेट पे है, और एक क्या है? वित्तीय। ठीक है, ऐसे नेशनल मतलब क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, जो किस आर्टिकल के अंदर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, और जो हमारा स्टेट वाला आपातकाल है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, और हमारा जो वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल नंबर 360 के अंदर आता है। ठीक है, और जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगाई जा चुकी है। ठीक है, 3 बार क्या हुई है? इसको लगाया जा चुका है। ठीक है, डेट एक बार यह देख लेना, एक तो 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में। ये दोनों ही युद्ध के टाइम पे लगाई गई और उस टाइम पे ये आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाए गए। तो ये सब जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 148, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसका जो चुनाव होता है, ठीक है, मतलब इसका जो चयन होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और इसे हटाता कौन है? इसके पद से कौन हटा सकता है? इसके पद से इसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटा सकता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा के बारे में बताता है, परीक्षाओं के बारे में। ठीक है, परीक्षा नहीं मतलब कि मीन्स कि ये हमारा लेखा जोखा, ठीक है, इस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? आप हाँ एक चीज और, ये आर्टिकल नंबर ये वाला देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 124। इसमें क्या है कि हमारा भारतीय संविधान का मतलब कि भारत का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? न्यायमूर्ति करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा रत्न पद्म भूषण पद प्रदान किए गए हैं? अब ये आर्टिकल नंबर क्या है? ये याद रखना, ये है क्या? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, अब ये आर्टिकल नंबर 18 में इसमें कहा किया गया है कि जो जितने भी ये रत्न वगैरह दिए जाएंगे ये इस आर्टिकल के अंतर्गत दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज और है, जिसमें क्या है? ये उपाधियों का क्या है? इसमें अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत क्या होता है? मतलब उपाधियां क्या होती है? उपाधियां मतलब कि जो हम देखते हैं, मतलब हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि मुगल शासन की जो सल्तनत वगैरह जो उनको उपाधि दी जाती थी, महाराजा या फिर महात्मा वगैरह। ठीक है, ऐसी चीजें जो हमें महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा भी क्या है? एक उपाधि है। ठीक है, जो महात्मा कहते हैं ये क्या है? ये भी एक उपाधि है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी उपाधि इंडिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। ये जो उपाधि वगैरह दी जाएंगी ये किस क्षेत्र में दी जाएगी? या तो शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर क्या हो जाएगा? सेना के क्षेत्र में। ठीक है, जिसे मतलब परमवीर चक्र, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये उपाधियां। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 के अंदर ये चीज भी कही गई, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, और बाकी जो ये रत्न वगैरह की बात की गई, जो भी हमें पुरस्कार वगैरह मिलते हैं वो आर्टिकल नंबर 18 के अंदर मिलते हैं। हमारा 19 आर्टिकल नंबर 19 क्या है? एक सेकेंड,
हमारा आर्टिकल नंबर 19 क्या है? आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है कि प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आगमन जिसे कहते हैं, ठीक है, भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब हमारे 17 आर्टिकल में क्या है? छुआछूत, छुआछूत के बारे में बात किया गया है, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो संसद है वो क्या कर सकती है? किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन क्या कर सकती है? कर सकती है। अब एक चीज और, संशोधन का अर्थ क्या होता है? कुछ बदलाव, ठीक है, बदलाव। अब बदलाव से मतलब है कि अगर मैंने कुछ चीज लिख दी है, ठीक है, मान लो कि मैंने अपने संविधान में कुछ चीज लिख दी है, ठीक है, तो मैं उसे काट नहीं सकती, ठीक है, इस मैंने लिख दिया कुछ, तो मैं इसे काट नहीं सकती। मैं इसमें कुछ चीजें, कुछ बातें जो कि मुझे लगता है कि आगे जाने पर, मतलब कि इन फ्यूचर कि वो इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज को मैं इसमें एड ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? इसे ही कहते हैं संशोधन, की मतलब उसमें कुछ चीज बदलाव करना, ठीक है, कि कुछ चीज हटाना, हटाकर, हटाने से मतलब है कि उसमें पूरी चीज खत्म नहीं कर दी जाती है, उसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है? संशोधन कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 352 के क्या है? अंतर्गत है। अब ये 352 के अंतर्गत क्या है कि जो हमारा मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 352 अनुच्छेद में क्या है? अभी मैंने पीछे बताया था किसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, ठीक है, जो कि हमारे में 3 बार लग चुका है, ठीक है, 1962, 1971 और 1975। ये पता है इस टाइम पे क्यों लगा था? ये युद्ध के कारण, ठीक है। किसके साथ युद्ध हुआ था? ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि किसके साथ युद्ध हुआ था। और 1971 का भी युद्ध किसके साथ हुआ था? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक, हाँ सॉरी, 1975 है, ठीक है। ये तो इंदिरा गांधी के दौरान लगाया गया था, जो कि उन्होंने इस आपातकाल लगने की क्या कारण बताया था कि अंदरूनी गड़बड़ी की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें क्या था? जेपी वगैरह ये सारे क्या थे? इंदिरा के खिलाफ थे, तो मतलब ये वहां पे बहुत आंदोलन वगैरह चले थे, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चक्कर में ये चीज लगा दी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ के राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? अब ये क्या है? अनुच्छेद 343। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारा सेंटर है, ठीक है, उसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी, ठीक है। और हिंदी की लिपि क्या है? यहाँ पे लिख रखी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। तो इसके तहत हमारी जो भाषा होगी वो क्या होगी? हाँ, हिंदी, ठीक है। बाकी आपको ये आर्टिकल पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है, ये इतने नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं, एक बार ये देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें तो मैंने ही बताया था पीछे की क्या है? छुआछूत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 63 में है, ठीक है, कि हमारा भी क्या होगा? हमारे भारत में, ठीक है, क्या होगा? एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ठीक है। अब ये उपराष्ट्रपति का कार्य तब होता है जब ये हमारा क्या होता है, जब हम उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव चल रहे होते हैं, या फिर क्या होता है इसने इस्तीफा दे दिया होता है, तो उस टाइम पे इसकी जो पावर है वो होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभियोग वाला, ठीक है, कि महाभियोग क्या है तथा ये किस पे चलाया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 61, ठीक है। अब ये महाभियोग की क्या है? महाभियोग ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें उनके ऊपर कोई भी असंवैधानिक साबित होने पर, या उनका गलत तरीके से चुनाव होने पर, ठीक है, अगर ये कोई उनपे दोष लगाता है कि हमारा राष्ट्रपति इस कारण से नहीं चुना जाना चाहिए, या फिर वो पद के योग्य नहीं है, तो हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटा सकते हैं। 6 मंथ का उन्हें लेटर दिया जाएगा, जिसके द्वारा फिर उन्हें बाद में अपना पद को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तथा महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है हमारा
अनुच्छेद 76। अब ये महान्यायवादी क्या है? अब ये महान्यायवादी क्या होता है कि हमारे भारत में एक वकील की तरह, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में वकील होते हैं, तो ऐसे ही भारत का भी महान्यायवादी होता है जो भारत की तरफ से उनकी अपीलें रखता है। ठीक है, तो वही चीज क्या होती है? महान्यायवादी होती है, जो इस आर्टिकल में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना महाभियोग में और महान्यायवादी में। ठीक है, ये दोनों क्या है? बहुत अलग अलग है और इनके आर्टिकल भी बहुत ज्यादा अलग अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता है? ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? ये अनुच्छेद 85 के अंदर बताई गई है। ठीक है, ये जो संसद के दो अधिवेशन होते हैं, मतलब संसद के वैसे तो 3 अधिवेशन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी दो इंपॉर्टेंट होते हैं। दो इंपॉर्टेंट मतलब, इंपॉर्टेंट से मतलब है कि मैक्सिमम, ठीक है, अधिक मतलब मैक्सिमम मतलब कि इतने होने चाहिए। ठीक है, इससे काम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे होते 3 है बट होने जरूरी 2 है। तो इन दो के अंदर कितने, इनके जो गैप होता है वो कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का क्या होता है? इनमें गैप होता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? इनमें मीटिंग बिठाई जाएगी, उसमें बात की जाएगी। ठीक है, अधिवेशन वही होता है कि मीटिंग को बुलाना और बात करना। ठीक है, जो विंटर में और हमारे क्या कहते हैं समर में लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अब इसका भी आंसर क्या है? अनुच्छेद 85। अब क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को तो भंग कर सकता है, पर वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को नहीं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, एक सेकेंड। जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 124। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस किस पे चलाई जाती है? कि राष्ट्रपति पर और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें किस किस तरीकों पर इनको हटाया जा सकता है वो चीज। बट अगर वो चीज सच होगी तब जाके हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। अभी तक ये प्रक्रिया एक भी बार नहीं लागू हुई है। ठीक है, एक बार करी थी कोशिश। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से सन 1974 के पास में। ठीक है, देख लेना वो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो चीज साबित नहीं हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भेज सकता है? इसका आंसर है वन अनुच्छेद 143। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें ये चीज है कि आपको पता है कि क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, पर इसकी एक कंडीशन भी है कि वो ले सकता है, पर ये डिपेंड किस पे है? ये डिपेंड करता है, एक सेकेंड। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश पर कि वो उसको अपना सजेशन देने के लिए सहमत है या नहीं। मान लो कि कोई भी इंसान, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये उसका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब ये इसके पास गया कुछ बात लेकर या कुछ अपील लेकर कि मुझे ना इस पे तुम्हारी राय चाहिए। ठीक है, तो ये मामला इसे समझ में नहीं आया, मतलब इसे इस पे वो नहीं लगा कि इसे अपनी तर्क इस पे देना चाहिए, तो इसने इसे क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये इस पे फोर्स नहीं डालेगा कि भाई तुम मेरे को बता, नहीं ऐसा नहीं है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता, तो मुझे फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज है, वो लेने को बाध्य है बट वो नहीं बताएगा। राष्ट्रपति उससे पूछेगा जरूर हर चीज में, बट डिपेंड उस पर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, कि वो बताना चाहता है या नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 का ए। ये याद रखना, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11। ठीक है, जो पहले हमारे कितने थे? 10 थे। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए? 11। जो 11 है वो 2019 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें बता देती हूँ 11th वाले में क्या है जो अभी भी जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को 8th तक स्कूल जाने के लिए
बाध्य किया गया है। बाध्य मीन्स क्यों नहीं, फ्री शिक्षा वगैरह दी जाएगी, उनको शिक्षा लेना अनिवार्य है, ठीक है, 8 तक, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा एक सेकेंड, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रिम्बल में मतलब कि हमारे प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है इसके बारे में किसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 19 का ए। मैंने बताया था ना कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता मतलब कहीं आने जाने की, समूह बनाने की, सारी स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता वो किसमें दी गई है, वो आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य की परिभाषा हमारे किसके अंतर्गत की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अब जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर 44, मतलब आंसर नंबर बी, ठीक है। ये क्या है, संविधान संशोधन 44, ठीक है, 44वें जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर किसमें बना दिया गया है, सेकंड, किसमें बनाया गया है इसे, सामान्य कानून, ठीक है। ये मौलिक नहीं है, ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है कि जो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। ये क्या, सामान्य कानून है कि इस हर व्यक्ति के पास ये होना चाहिए, मतलब संपत्ति, ठीक है। तो इसे हटाकर किसमें कर दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे किस आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया गया है, 300 ए, ठीक है, इसमें इसे शिफ्ट कर दिया गया, ये याद रखना। हमें ये तो याद रह जाता है कि हाँ इसे हटाया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, बट ये याद नहीं रहता कि इसे शिफ्ट किस जगह कर दिया गया है, मतलब कि किस आर्टिकल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे तो ये आर्टिकल नंबर पहले कितने में था, 21 में था, ठीक है, अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है 300 ए में, ठीक है। अब हाँ, और एक चीज सामान्य कानून में, ठीक है। हाँ, और एक चीज बताना चाहती थी कि हमारे पहले पहले मतलब कितने मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार थे, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, ठीक है। बट अब कितने हैं, 6 हैं, जो कि आप मुझे कमेंट में नाम बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब एक मूल अधिकार क्या होता है, वही चीज हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि क्या है, 6 है, ठीक है, जो कि मैंने आपसे पीछे पूछा है कि बता देना किसमें है, ठीक है। तो इसका जो हमारा प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 18, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये किसके अंतर्गत है, ये है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत, ठीक है। 51, 51 ए क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 11 है, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये भी क्या है, एक मौलिक अधिकार की तरह काम करते हैं, बट ये उससे डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कह लो कि उल्टे हैं, उल्टे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार को, एक सेकेंड, हमारे मौलिक अधिकार को क्या है, संवैधानिक संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, बट हमारे नीति निर्देशक तत्व को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। हम इसके हनन होने पे, हनन मतलब कि हमारी इस पे हानि होने पर, हानि से मतलब कि कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये उस टाइम पे लागू होते हैं जब हमें जरूरत लगती है कि हाँ अब इन्हें लागू करने की जरूरत है, ठीक है, तब होते हैं। वरना अगर इसकी जैसे मतलब कि उस टाइम पे ये लागू हो रखे हैं या कुछ भी, तो अगर उस टाइम पे किसी भी इंसान को लगता है कि उसके नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, संवैधानिक नहीं, ये क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि राज्य के निर्देशक तत्व किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है, मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत है, ठीक है, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। इसका आंसर मैंने आपको पीछे बताया था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में, इसका है अनुच्छेद 18, ठीक है। उपाधि पता है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे महात्मा, ठीक है, या फिर जो हमारे मुगल मुगल वंश में जो भी उपाधियां हमें दी जाती थी उन सबका अर्थ हम किसी भी तरह के, या महाराजा, राजा, महात्मा, ये सारी उपाधि हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में मना है,
ठीक है। हम उपाधि, हाँ, हम उपाधि उन क्षेत्र में दे सकते हैं, किस किस में, शिक्षा के और सैनिक, ठीक है। जैसे कि शिक्षा में क्या, हम डॉक्टर ऐसे लगा सकते हैं अपने आगे, ठीक है। और सैनिक में क्या है, सैनिक में क्या है कि हम इसमें क्या, परमवीर चक्र या फिर कुछ होते हैं इनके टाइटल, वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। हम कैप्टन वगैरह, हाँ, ये कैप्टन वगैरह क्या उपाधि है, हम लगा सकते हैं, बट बाकी महात्मा की उपाधि हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि हमारे, हमने क्या पढ़ा था ये पीछे, हमने पढ़ा था इसमें कि जो पुरस्कार हमें दिए जाते हैं वो भी आर्टिकल इसमें थे और इसमें, तो ये चीज याद रखना है कि हमारे दो चीजें आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। हाँ, और हमारा आर्टिकल 18 जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, श्रेणी मीन्स की ये किस में, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ये हमारा क्या है, समानता, समानता के अंतर्गत। समानता का जो आर्टिकल है वो कितना है, 14 से 18 का, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अब ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है ये हमारे किसमें है, अनुच्छेद 32 से 35 तक, ठीक है। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी का एक अधिकार है, जो क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक से। हम्म, हम्म। ये जो हमारा है, इसे डॉक्टर अंबेडकर क्या कहा है, संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें रिट वगैरह या फिर परामर्श, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या है, ये 6 प्रकार के राइट्स इसमें बताए गए हैं, तो ये क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। हाँ, अब हमारे 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत आती है, ये आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है। अब धन विधेयक क्या है, धन विधेयक मतलब कि धन वगैरह पैसे से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो धन विधेयक है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हमारे संसद में कितने प्रकार के सदन है, मतलब हाँ, सदन कितने हैं, 2 सदन है, एक राज्य और एक लोकसभा, ठीक है। तो जो ये धन विधेयक है ये किसके प्रति उत्तरदायी है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अब वो हमारे आर्टिकल में, तो अब क्या है, जो हमारी धन विधेयक की जितने भी परिभाषा, जितनी भी डेफिनेशन है कि उसमें क्या चीज होती है क्या चीज नहीं, वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है अनुच्छेद 199 के अंतर्गत हमारा आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का गठन किया गया है। अब क्या हमारी संसद, ठीक है, उसका गठन किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि हमारी संसद होगी। संसद के क्या होंगे, 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब ये पता है ये हमारा क्या है, राज्यसभा का आर्टिकल, ये हमारे क्या है, लोकसभा का आर्टिकल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 का ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ए मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 52। अब ये क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत का मतलब क्या है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है यहाँ पे, समाधान नहीं क्षमादान, ठीक है। क्षमा मतलब की क्षमा करना की शक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 72, ठीक है। अभी क्षमादान, क्षमादान की शक्ति क्या है, इसमें क्या है, एक राष्ट्रपति को, एक हमारा क्या है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को रोक सकता है, या उसके जो उस पे जो मतलब जुर्माना कह रही हूँ मैं, उस पे जो भी कार्यवाही चल रही है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जिस भी अपराधियों से कोई भी दंड दिया गया उसके दंड को कम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी को उम्र कैद की सजा दी गई तो उसकी सजा को कम कर सकता है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उस मृत्यु दंड को ये रोक सकते हैं। हाँ, अब ऐसी ही समाधान शक्ति का अधिकार किसे मिला हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बट उसको समाधान की शक्ति नहीं है, वो उसके किसी भी व्यक्ति के कार्यकाल को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, बट उसे रोक नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 74। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसको मंत्रिमंडल से क्या है, सलाह लेनी है किसी भी कानून बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, हाँ, प्रधानमंत्री अपनी राय देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री के मंडल के ही कि ये सब क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल के ये सब क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, प्रधानमंत्री का बात चलती है, इस पे प्रधानमंत्री की राय होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? हाँ, अब इसमें योग्यता क्या है, हाँ, ये पहले देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 59, ठीक है। इसमें क्या है, अब योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो एज होती है वो आ, इसका क्या होता है, हाँ, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। ये सारे क्या है, इसकी योग्यता है, ठीक है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई भी पद पे नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का क्या होना चाहिए, हाँ, कोई असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति पद की पॉकेट वीटो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब कि जो राष्ट्रपति पद का पॉकेट वीटो है वो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 11, ठीक है, 111 ए है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, पॉकेट वीटो मैंने आपको पीछे समझा दिया कि पॉकेट वीटो क्या होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, एक सेकेंड, पॉकेट वीटो में समझा देती हूँ यहाँ पर कि राष्ट्रपति के पास 3 तरह की पावर होती है, एक निषेधाधिकार, एक पॉकेट वीटो और एक साइन, ठीक है, मना करने का या फिर उसमें चेंजेस करने का अधिकार। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि अगर उसे देश में कोई भी कानून बन रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो अपने पॉकेट में रख सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है। दूसरा कि निषेध, वो उसे मना कर सकता है कि भाई मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तीसरा कि उसे बोल सकते हैं कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करके लेके आओ फिर मैं साइन करूंगा। अगर उसने किसी को बोल दिया कि इसमें आप चेंजेस करके लेके आओ, ठीक है, अगर वो इंसान उसमें चाहे एक वर्ड एक वर्ड भी ना बदले और उसके पास दोबारा लेके आए कि भाई मैंने चेंज कर दिया, तो प्रेसिडेंट को उस पे सिग्नेचर करना ही पड़ता है, मतलब कि उस कानून को मंजूरी देनी ही होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये अनुच्छेद नंबर है 79, ठीक है। इसमें क्या है कि जो संसद, भारत की संसद, हाँ, भारत की जो संसद है, संसद में कौन कौन होते हैं? 3 जने होते हैं, 3 पार्ट इनके, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, ठीक है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? भारत का संसद बनता है, ठीक है, जो किसी भी कानून को बनाने करने में काम आता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज और कि जो उच्च सदन, हाँ ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, हाँ, इसे क्या है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और लोकसभा क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। इसमें 545 होते हैं, जिसमें से अब कितने हैं? 543 है, ठीक है। ये दो क्या थे, जो एग्लो इंडिया थे वो 2019 में हटा दिए गए हैं उनके चुनाव को, ठीक है। और जो इसमें है, इसमें 445 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो होते हैं वो 250 होते हैं, ठीक है। अब ये, इसे तो हम भंग कर सकते हैं, बट इसे हम भंग नहीं कर सकते। इसके जो 1/3 जो मेंबर्स हैं वो 2 इयर्स बाद बदलते रहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक संसद से रिलेटेड, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81, ठीक है। प्रेसिडेंट का 52, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 का 3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये क्या है? 75, ठीक है। 75 के 3 में क्या है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये वो लोकसभा को, उसे अगर मंत्री परिषद कुछ भी करता है तो उसे लोकसभा को जवाब देना पड़ता है। लोकसभा, अब क्या इसमें इसमें किससे मतलब है? इसमें ये है कि जो लोकसभा, कोई भी इंसान अगर पीएम बनेगा तो उसे लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। ये उसकी क्या है? एक इम्पोर्टेंट शर्त है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो 6 मंथ के अंदर लोकसभा में सीट नहीं पा सकता, ठीक है, 6 मंथ के अंदर, ठीक है, तो उसे
पीएम के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो जो पीएम वगैरह होते हैं या फिर जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा आज का ये आर्टिकल से रिलेटेड जो सेशन है वो खत्म होता है यहीं पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।